Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 17th ऑफ अक्टूबर 2021। तो गाइज आज है तारीख 17 अक्टूबर 2021 और है संडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है आज संडे है, तो संडे में हम लोग कोई नया करंट अफेयर डिस्कस नहीं करते हैं। संडे में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिविजन करते हैं। तो मंडे से लेकर सैटरडे तक मतलब पिछले सप्ताह में हमने जितना भी डिस्कशन किया है सारे आर्टिकल्स का फटाफट एक रिविजन लेंगे ताकि हम लोग उन चीजों को बार बार कैप्चराइज कर सके, मेमोराइज कर सके और हमें लंबे समय तक याद रहे, क्योंकि हमारे पास रिवीजन करने का टाइम तो होता नहीं है। तो इस वीडियो सीरीज के माध्यम से मैं आपको डेली बेसिस पर रिवीजन भी करवाता हूं, डेली बेसिस पर भी करवाता हूं, वीकली बेसिस पर भी करवाता हूं और मंथली बेसिस पर भी करवाता रहूंगा। देखो यहां पर क्या है, आपका एक क्वेश्चन और होगा कि सर आपने बोला था कि सितंबर के महीने का मंथली कंपाइलेशन आप अपलोड करोगे, मंथली कंपाइलेशन रिकॉर्ड करके अपलोड करोगे। बिल्कुल मैंने आप लोगों से बोला था और उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा, काफी लेट हो चुका है। देखो पीपीटीज बिल्कुल रेडी हैं, पीपीटीज रेडी है, लेकिन उसको रिकॉर्ड कर पाना अभी तक पॉसिबल हो नहीं पाया है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। इनफैक्ट मुझे ये 2 वीडियो प्रिपेयर करने पड़ते हैं, इसी में मेरे 9-10 घंटे निकल जाते हैं। उसके बाद मेरे को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैंने शेड्यूल कुछ ऐसा तय किया है कि वेडनेसडे में मैं इस मंथली कंपाइलेशन को रिकॉर्ड करूंगा और थर्सडे में आपको ये सितंबर के महीने का कंपाइलेशन भी मिलने वाला है। तो सितंबर तक आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करने वाला हूं और फिर से मैं आप लोगों से माफ़ी भी चाहूँगा। आप लोगों ने काफ़ी हद तक इंतजार किया है और इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो आप, उसके लिए थैंक यू भी मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहां पर जाकर फॉलो कर लेना। अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहां पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहां तक पहुंच गए हो तो यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना। देखो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करना है। यहां पर आपसे कोई चार्ज वगैरह नहीं लिया जा रहा है, 1 सेकंड में आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। लाइक करने से काफी हद तक सपोर्ट मिलता है, प्लस वीडियो भी बहुत सारे लोगों तक रीच होता है। ओके, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक चीज और इन्फॉर्म करना चाहूंगा। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि जैसे हम लोग आज संडे का करंट अफेयर रिवाइज कर रहे हैं, तो जो पीडीएफ है बेसिकली ये वाला, ये आपको मंथ के एंड में मिलेगा। जैसे अक्टूबर के मंथ के एंड में आपको ये पूरा का पूरा मंथली कंपाइलेशन का पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने पिछले सप्ताह का भी यहाँ पर सारा ऐड कर रखा है, प्लस उसके बाद मैंने इस सप्ताह का भी ऐड कर दिया है सब। तो मतलब क्या होगा, आने वाले टाइम पर लास्ट में मैं एक कंपाइलेशन रिकॉर्ड कर दूंगा और ये पीडीएफ भी आपको मैं एज इट इज प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मंथ के एंड में आपको ये वाला पीडीएफ भी मिल जाने वाला है। ओके, अब चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना डिस्कशन। आज का जो सबसे पहला आर्टिकल है, बेसिकली यहां पर आपको मालूम होगा मंडे में हमने डिस्कशन किया था, मंडे में हमने पहला आर्टिकल यही डिस्कस किया था, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा रिवीजन कर रहे हैं जैसा हम लोग हर बार करते हैं। हमने डिस्कशन किया था हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के बारे में। एक चीज और, बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को साथ ही साथ पूछने वाला हूं आप लोगों से, नीचे कमेंट सेक्शन में उनके आंसर भी देते रहना। देखते हैं आपको कितनी चीजें अभी तक क्लियर हैं, आप लोगों की मेमोरी पावर कितनी तेज है, कितनी चीजें आप लोग कैप्चर कर पा रहे हो। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के बारे में चर्चा की थी हमने, न्यूज में क्यों था, इंडियन एक्सप्रेस का यह आर्टिकल था। भारत की रैंक लगभग 90 थी, 90th रैंक थी इस पावरफुल इंडेक्स के अंदर। देखो यहां पर क्या होता है, ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसके अंदर यहां पर ऐसी कंट्री जिनका जो पासपोर्ट है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है उनकी रैंकिंग की जाती है। आप कह सकते हो मतलब जो पावरफुल पासपोर्ट वाली कंट्रीज होगी उनकी रैंकिंग ऊपर आएगी डेफिनेटली, और जिन कंट्रीज का पासपोर्ट पावरफुल नहीं होगा वो रैंक में नीचे की साइड बिलोंग करेगा। ये ऑब्वियसली ऐसी बात सिंपल सी है जो कि आप लोग समझ सकते हो। ना वो बात करते हैं इस इंडेक्स के बारे में। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये क्या करता है, ये दुनिया भर के जो पासपोर्ट्स है उनकी एक रैंकिंग तैयार करता है। मैंने आपको बताया है इस पासपोर्ट को किसने क्रिएट किया है, इसको बनाया गया है डॉक्टर क्रिश्चियन एच क्लेन के बारे में, इनके द्वारा यहाँ पर इसको बनाया गया है। इनके बारे में याद रख सकते हो। यहाँ पर जो डेटा लिया जाता है बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से डेटा लिया जाता है। इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया था साल 2006 में। यहाँ पर 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है, ये आप लोग देख सकते हो। अभी जो रैंकिंग आई है, अब डेफिनेटली यहाँ पर रैंकिंग तो आई होगी, कुछ बहुत सारी कंट्रीज की रैंकिंग आई होगी बिल्कुल। तो इस रैंकिंग के अंदर जापान और सिंगापुर ने टॉप किया, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर जापान और सिंगापुर ने टॉप किया है, मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जिन लोगों के पास जापान या सिंगापुर का पासपोर्ट है, आप कह सकते हो वो सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट है और वो व्यक्ति बिना वीजा के लगभग 192 कंट्रीज के अंदर ट्रैवल कर सकता है। आप वीजा का मतलब समझते होंगे, बिना वीजा के यहां पर ट्रैवल कर सकता है। इनफैक्ट होता क्या है, वो किसी कंट्री के अंदर जाना चाहता है तो जाकर वहां पर अराइवल वीजा ले सकता है, हाथों हाथ वहां पर वीजा ले सकता है। और आपको मालूम होगा वीजा लेने में कितना टाइम लग जाता है, लेकिन इन कंट्रीज के जो पासपोर्ट वो काफी हद तक पावरफुल हैं, ये दर्शाते हैं। और इसकी वजह से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर जापान और सिंगापुर टॉप पर आपको देखने को मिलेंगे।
अब जापान और सिंगापुर टॉप पर हैं, तो नीचे कौन कौन सी आती हैं? तो सबसे बॉटम में यहाँ पर इस इंडेक्स के अंदर कंट्रीज हैं, वो हैं अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, येमेन। इसके बारे में ध्यान रखना। इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है? तो इंडिया की यहाँ पर 90th रैंक है, इसके बारे में ध्यान रखना। अगर यहाँ पर इंडिया का पासपोर्ट है किसी व्यक्ति के पास, तो वो लगभग 58 कंट्रीज के अंदर ट्रैवल कर सकता है, इसका मतलब ये है, और वो वीजा फ्री ट्रैवल होने वाला है। इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था पाक बे स्कीम के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हुआ क्या था, तो मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। द हिंदू का आर्टिकल है, हमारी सरकार ने हाल ही में बोला कि देखो यहां पर जो एक शिप हुआ करता है, वेसल, यहाँ पर शिप ही आप कह सकते हो, इस शिप से जो मछली होती है वो मारी जाती है। फार्मर्स जो है, जो फिशिंग वाले फार्मर्स होते हैं, वो यहाँ पर इस वेसल का इस्तेमाल करते हैं। अब इस वेसल की कॉस्ट को बढ़ा दिया गया है। इस जहाज की जो कॉस्ट है वो 80 लाख हुआ करती थी, सरकार कह रही है उसको हम बढ़ाकर 1.3 करोड़ कर देंगे। इससे फार्मर्स काफी हद तक नाराज देखने को मिलेंगे। फार्मर्स कह रहे हैं नहीं, इसको बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है और इससे फार्मर्स को ही काफी हद तक प्रॉब्लम्स होंगी, तो इन जहाज का जो रेट है वो नहीं बढ़ाना चाहिए। इसको लेकर काफी हद तक प्रोटेस्ट हुआ है फार्मर्स के द्वारा, ये आप लोग देख पाओगे। अब ये सारी चीजें हुई हैं पाक बे स्कीम के अंदर। तो पाक बे स्कीम एग्जैक्टली क्या होता है, प्लस यहां पर ये कौन सी बोट है जिसके ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्चा जाता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखो पाक बे स्कीम के बारे में आपको समझना होगा। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था साल 2017 में। होता क्या था पहले, देखो पहले ये होता था, पाक बे का मतलब क्या है? पाक बे का मतलब आपको ये वाला एरिया, ऊपर आपको इंडिया का मैप देखने को मिल रहा है। इंडिया का निचला हिस्सा है, यहां पर तमिलनाडु, केरला आपको देखने को मिलेगा, नीचे श्रीलंका देखने को मिलेगा। इनके बीच का जो रीजन है, यहां पर ये वाला रीजन है पाक बे वाला रीजन, ठीक है। और ये जो स्कीम है ये इसी एरिया की लाई गई है, तो इसी वजह से इसको पाक बे स्कीम बोला जाता है। इस एरिया के अंदर जो फिश है, मतलब मछली है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। बहुत सारे जो फिशर फार्मर्स होते हैं वो तमिलनाडु से निकलते हैं और यहां पर मछली मारने आते हैं और फिर उससे यहां पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लाइवलीहुड कमाते हैं। ये सब कुछ हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन होता क्या है, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जो ये फार्मर्स है वो इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं। मतलब कि जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है, जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, इसको क्रॉस करके श्रीलंका की बाउंड्री में घुस जाते हैं। और श्रीलंका की बाउंड्री में घुसने से बहुत सारे डिस्प्यूट क्रिएट होता है, कभी कभी यहाँ पर गोली भी चल जाती है और ऐसे विवाद हम लोग हमेशा देखते रहते हैं। तो इस एरिया के पाक बे स्कीम लाया गया इस एरिया के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है, फार्मर्स यहां पर क्या करते थे? फार्मर्स यहां पर ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ने के लिए पहले ये लोग क्या करते थे? ट्रॉलिंग फिश का इस्तेमाल करते थे। कौन सी? ट्रॉलिंग शिप का इस्तेमाल करते थे, ट्रॉलिंग वेसल, ट्रॉलिंग जहाज का इस्तेमाल करते थे। यहां पर इस प्रकार का ये जहाज होता है, इसमें नेट लगा होता है, नीचे नेट लगा होता है, नीचे यहाँ पर पहिए लगे होते हैं और ये लोग ऐसे घसीटते हुए ले जाते हैं इस नेट को, और इसलिए इससे ये लोग मछली पकड़ते हैं। अब आप कहोगे यहाँ पर ये बिल्कुल सही तरीका है यार, क्या शानदार तरीका है, लेकिन एक चीज़ और भी तो देखो, मछली के साथ साथ यहाँ पर ये बाकी सारी चीज़ें पकड़ ले जाते हैं। मछली के साथ साथ यहाँ पर और भी ऐसी चीज़ें जो कि यहाँ पर इनको ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें भी पकड़ के ले जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख पाओगे इससे कितना डैमेज हो रहा है इकोसिस्टम, अंदर जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनकी जान जा रही है, वो सब डैमेज हो रहा है। तो डेफिनेटली यहां पर इससे दिक्कत देखने को मिलती है। तो क्या किया इस स्कीम के अंदर, जो ट्रॉलिंग फिश होती है, ट्रॉलिंग फिश ट्रॉलिंग फिश बार बार कह रहा हूं, ट्रॉलिंग वेसल जो होता है, ट्रॉलिंग वेसल को हटाया गया। सरकार ने बोला आप ट्रॉलिंग वेसल की जगह डीप जो ये वेसल होता है इसका इस्तेमाल करो, डीप सी फिशिंग वाले वेसल का। यहां पर एक जगह रोको बोट को, अच्छे से फिशिंग करो, सारी मछली इसमें भरो, फिर उसके बाद लेके जाओ, इससे हमारा इकोसिस्टम डैमेज नहीं होगा। ये यहां पर सरकार का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। ये सब कुछ पाक बे स्कीम के अंडर में हुआ था। अब यहां पर सरकार ने बोला कि हम लोग 2000 वेसल्स प्रोवाइड करवाएंगे फिशरमैन्स को, लेकिन हुआ क्या, फिशरमैन तो बहुत ज्यादा हैं, 2000 वेसल में क्या होगा? 2000 वेसल में कुछ नहीं होगा। तो फिशरमैन तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे और इसके लिए सरकार ने बोला था हम फंड भी देंगे, लेकिन फंड भी आपको सही से प्रॉपरली जाता हुआ नजर आएगा नहीं। और इसकी वजह से आज के टाइम पर क्या हो रहा है, इन वेसल्स की कॉस्ट को बढ़ा दिया गया है। 80 लाख से 1.3 करोड़ यहां पर वेसल का कॉस्ट कर दिया गया है और इसकी वजह से फार्मर काफी हद तक नाराज है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा पाक बे स्कीम क्या है। और मैंने आपको बताया कि होता क्या है, कभी कभी डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको मैप में समझाया था। होता क्या है, जो फार्मर्स हैं, मैं 1 मिनट क्लियर कर देता हूं यहां पर ताकि आपको चीजें क्लियर कट हो जाएं। यहां पर मैंने बताया कि फार्मर्स क्रॉस कर जाते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री को, और इंटरनेशनल बाउंड्री मतलब आप कह सकते हो ये हो गया, सपोज यहां पर ये हो गया, क्रॉस करके श्रीलंका की बाउंड्री में घुस जाते हैं। अब यहां पर मैंने आपको एक वर्ड और बताया था, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया वो एरिया आपको देखने को मिलेगा जो कि भारत के टेरिटरी के अंडर में आएगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर वाला एरिया इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर काउंट होगा। यहां पर आप लोगों को इजाजत लेके काम करना पड़ेगा। तो यहां पर आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर होता क्या है, जो फार्मर्स हैं, फिशरमैन, बेसिकली फिशरमैन क्या करते हैं, यहां पर फिशिंग करते करते बाहर निकल जाते हैं और फिर उसके बाद डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। पहला एक क्वेश्चन सिंपल सा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एग्जैक्टली कितनी दूरी पर होता है? तो मान लो यहां पर ये हमारी भारत का जमीन है, लैंड के बाद यहां पर आप कह सकते हो 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक जो समुद्र होगा वो सिर्फ और सिर्फ भारत की टेरिटरी के अंदर में आएगा।
वो हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर आएगा, उसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। बाहर का जो आ गया वो सब इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अंदर आएगा। ये आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो, मैंने आपको मैप में समझा दिया। नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के बारे में। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट को जारी किया और आपको मालूम होगा एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, इसको कौन लाता है? इसको लाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है इसके बारे में ध्यान रखना। इस कमेटी के अंदर 6 मेंबर्स होते हैं और यहां पर ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि भारत के अंदर महंगाई कौन से रेट पर होगी, प्लस यहां पर कोई लोन लिया है तो लोन का इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो यहां पर इन सब चीजों को डिसाइड करा जाता है इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है? एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट तैयार करती है। साल में 4 बार ये रिपोर्ट आती है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एग्जैक्टली क्या होती है मैं आपको समझा देता हूं। देखो इसको कौन पब्लिश करता है, मैंने आपको बता दिया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई की इसको पब्लिश करती है। और ये बेसिकली रिपोर्ट आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में आती है। देखो मैं बहुत जल्दी समझा रहा हूं, बहुत जल्दी सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक छोटा सा रिवीजन ले रहे हैं क्योंकि मैं आप लोग को ऑलरेडी सारी चीजें डिटेल में बता चुका हूं। इस वजह से यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक छोटा सा रिवीजन ले रहे हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू बनाई गई है, आप लोग को ध्यान होगा। अब मैंने आपको समझाया न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में डेफिनेटली क्या क्या होगा कि भारत के अंदर महंगाई कौन से रेट पर रहेगी, इंटरेस्ट रेट कौन से रेट पर रहेगा, तो ये सारी चीजें होंगी। बिल्कुल, तो वही चीजें बताई गई हैं। और यहां पर इस रिपोर्ट ने क्या क्या बताया, इस रिपोर्ट ने सारी चीजें बताई हैं, लेकिन यहां पर सब चीजें अनचेंज है। मतलब कि जितना रेट पहले ही था उतना ही रेट अभी भी देखने को मिलेगा। रेपो रेट 4% है, पहले भी 4% था, अब भी 4% है। क्या होता है रेपो रेट मैं आगे समझाऊंगा, डोंट वरी। रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, जीडीपी प्रोजेक्शन, ये सब यहां पर आप देख पाओगे। इतना इतना रेट ऐसा यहां पर इस रिपोर्ट ने बताया है। इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई, तो महंगाई यहां पर थोड़ी सी कम करी है। 5.7% चल रही थी अगस्त के महीने में, इसको कम करके 5.3% कर दिया गया है। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। ये मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट ने ये सारी चीजें मेंशन करी है। मैंने आपको बताया रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें। तो क्या होता है आखिरकार रेपो रेट? देखो यहां पर आपको सिंपल सा समझना होगा। रेपो रेट का मतलब है इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक्स। मतलब कि देखो होता क्या है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, एक सेंट्रल बैंक है। और बाकी सारी जो बैंक्स हैं वो क्या है, वो सारी बैंक्स आपको कमर्शियल बैंक्स देखने को मिलेंगी। कमर्शियल बैंक जैसे कि यहां पर एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, सारी जो बैंक्स हो गए वो सब हमारी कमर्शियल बैंक्स हैं। होता क्या है, आरबीआई कभी कभी पैसा देता है, आरबीआई यहां पर पैसा प्रोवाइड करवाता है इन कमर्शियल बैंक्स को, एसबीआई वगैरह इन बैंक्स को जब पैसा प्रोवाइड करवाता है, जिस इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा प्रोवाइड करवाएगा उस इंटरेस्ट रेट को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। अब यहां पर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा कर दो। होता क्या है, कभी कभी आरबीआई पैसा लेता है, अब यहां पर आरबीआई पैसा बोरो करेगा, अब यहां पर इसके बदले में यहां पर जो इंटरेस्ट रेट देगा उस इंटरेस्ट रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो सिंपल सा फंडा आपको समझ में आ गया होगा, पहले मैंने आप लोगों को काफी बार समझा रखा है। बैंक रेट की बात करें तो ये भी एक रेट है जो कि आरबीआई थ्रू चार्ज करता है लेंडिंग फंड्स, मतलब जब जब आरबीआई पैसा देता है कमर्शियल बैंक्स को तब वहां पर चार्ज करता है। ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा बैंक रेट और रेपो रेट के अंदर, वो चीजें आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर एक चीज और होती है, एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यहां पर इन दोनों का क्या होता है रोल, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इमरजेंसी के टाइम पर दिया जाता है। मान लो क्या होता है, और ये भी बैंक रेट भी आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। मान लो होता क्या है, होता यह है कमर्शियल बैंक्स के पास यानी एसबीआई या एचडीएफसी, इन सारे बैंक्स के पास कभी कभी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो खत्म हो जाता है, इनके पास पैसा खत्म हो जाता है, लोन चाहिए होता है तो डायरेक्टली लोन लेते हैं। ये इमरजेंसी सिचुएशन में जब लोन लेते हैं तो हाई इंटरेस्ट पे यहां पर ये लोन लिया जाता है और आरबीआई ये लोन प्रोवाइड करवाता है, वो इस रेट पर प्रोवाइड करवाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था भारत के अंदर इथेनॉल प्लान और फूड सिक्योरिटी को लेकर काफी हद तक चर्चा हो रही थी। इंडियन एक्सप्रेस का यह आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। तो भारत ने आज के टाइम पर पूरा फोकस किया है कि हम लोग इथेनॉल का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और इथेनॉल को ज्यादा से ज्यादा अपने पेट्रोल में एक तरीके से मिक्स करेंगे, पेट्रोल में ब्लेंड करेंगे। लेकिन आप इथेनॉल का प्रोडक्शन करोगे ज्यादा से ज्यादा, पेट्रोल में मिक्स करोगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं फूड इनसिक्योरिटी इससे क्रिएट हो रही है। मतलब कि खाने के ऊपर क्राइसिस देखने को मिलेगा। वो कैसे, वो अभी आपको समझ में आने वाला है। तो हुआ क्या है, भारत सरकार ने हाल ही में बोल दिया है कि देखो इथेनॉल का प्रोडक्शन आपको बढ़ाना पड़ेगा और यहां पर हमने एक टारगेट रख रखा था कि हम लोग 20% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल मिलाएंगे और ये टारगेट हमारा था साल 2030 तक का। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या करा, इन्होंने बोला कि साल 2030 तक का टारगेट नहीं होगा, ये टारगेट होगा साल 2025 तक का। अब ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे टारगेट को थोड़ा सा और ज्यादा हार्ड बना दिया गया है। तो यहां पर क्या होगा, इथेनॉल का प्रोडक्शन आपको ज्यादा से ज्यादा और भी तेजी से करना होगा। तो इथेनॉल का प्रोडक्शन करने के लिए सरकार ने बोला है कि आप लोग यहां पर
क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो, राइस वगैरह जैसी भी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो, चावल का इस्तेमाल कर सकते हो और शुगर का इस्तेमाल कर सकते हो, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब डेफिनेटली आप समझ रहे होंगे शुगर का इस्तेमाल किया जा रहा है और भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो क्रॉप्स है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे क्या हो सकता है, भारत के अंदर फूड क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, राइस से आप यहाँ पर इथेनॉल बना सकते हो, कॉर्न से बना सकते हो, शुगर से बना सकते हो, ऐसा सरकार ने बोल दिया है। और इससे यहाँ पर क्या होगा, फूड इनसिक्योरिटी हमारे कंट्री के अंदर क्रिएट होती हुई नजर आएगी, ये आप लोग देख पाओगे, ये यहाँ पर बोला गया है। ऑब्वियसली यहाँ पर हंगर की बात करें तो इंडिया की सिचुएशन काफी हद तक खराब है हंगर के अंदर। अगर हम देखें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अंदर भारत की रैंक 94 थी। देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 भी आ चुका है। कल के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने आपको ये समझाया था, है ना। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो कि भारत की क्या रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अंदर। अगर यहाँ पर हम लोग इथेनॉल के ऊपर इस प्रकार से फोकस करेंगे और हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे जो भी फसलें हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो इससे फूड क्राइसिस भारत के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सरकार यहाँ पे आर्ग्यू भी बराबर कर रही है। सरकार कह रही है देखो फूड क्राइसिस नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि हमने बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा कर रखा है, बहुत सारा हमारे पास क्रॉप्स इकट्ठा हैं, तो फिर यहाँ पर फूड क्राइसिस देखने की झंझट नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें हम लोग को आने वाले टाइम पर इसके बारे में पता चलेगा। मैंने आपको डिटेल में समझाया था। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने बात की थी एक जानवर के बारे में, इसका नाम है जावा गिबॉन। ठीक है, ये चर्चा में क्यों था, यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इंडोनेशिया बहुत सारे स्टेप्स उठा रहा है इन जानवर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जावा गिबॉन का साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है हाइलोबेट्स मोलोज। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना है। आज के टाइम पर काफी हद तक खतरे में ये जानवर देखने को मिलेगा, इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसी वजह से ये चर्चा में है और इंडोनेशिया आज के टाइम पर इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बस ध्यान रखना कहां पर पाया जाता है, तो ये जावा गिबॉन पाया जाता है जावा इंडोनेशिया के अंदर। ओके, और ये इंडिया के अंदर नहीं पाया जाता। इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही प्रजाति पाई जाती है, वो है हुलुक गिबॉन। इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। उसके बाद एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, भारत के अंदर कोल क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, कोल क्रंच है भारत के अंदर, वो क्यों है यहाँ पे आप समझ में आएगा आप लोगों को। द हिंदू का ये आर्टिकल है। पहली बात मैंने आपको समझाया था कोल क्या होता है। देखो कोयला आज के टाइम पर ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, और इसी कोयले का इस्तेमाल करके हम लोग बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। और कोयलों को बोला जाता है बरीड सनशाइन। ध्यान रखना, कोयले को क्या बोला जाता है, बरीड सनशाइन। आज के टाइम पर दुनिया भर में कोयले के सबसे बड़े प्रोड्यूसर कौन है, तो चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया, ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो, ये सारी जगह ऐसी हैं जहां पर कोल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। आज के टाइम पर हमने देखा कोल क्राइसिस भारत के अंदर चल रहा है। इसके पीछे का पहला रीजन देखो, पावर डिमांड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है, इसकी वजह से कोयले से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और कोयले का क्राइसिस देखने को मिल रहा है। दूसरा आप देख पाओगे आज के टाइम पर रेनफॉल, फ्लडिंग, ये बहुत सारी देखने को मिली है इस साल। इसकी वजह से कोयला अपनी जो खानें होती हैं, कोयले का खान होता है, वहां से डिस्पैच ही नहीं किया गया है, इस वजह से यहाँ पर कोयल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। प्लस हम लोग ने आज के टाइम पर दूसरी कंट्री से जो कोयला परचेज करते थे उसको कम कर दिया है, उसकी वजह से भी आज के टाइम पर कोल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। इंपैक्ट इसका बहुत बुरा हो सकता है। इनफैक्ट लंबे समय तक यहाँ पर इकोनॉमिक लॉस हो सकता है क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी अगर इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन नहीं होगा तो। अब बात करते हैं क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको कोयले की जो माइनिंग है उसको तेजी से बढ़ाओ, कोयले की खुदाई ज़्यादा से ज़्यादा करो, तेजी उसके अंदर स्पीड आपको चाहिए होगी। प्लस यहाँ पर आपको सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा थोड़ा सा, साथ ही साथ आप इंपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हो, दूसरी कंट्री से ज़्यादा से ज़्यादा कोयला खरीद सकते हो। ओके, ये सारी कुछ चीज़ें हैं। और इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज लगाया था, आपको मालूम होगा, इस क्विज को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। भारत की क्या रैंक है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अंदर, नीचे कॉमेंट सेक्शन बताना। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, नीचे कॉमेंट सेक्शन बताना। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना नंबर का होता है, कितना मतलब मेजर किया जाता है, तो इसके बारे में बताना। यूनियन गवर्नमेंट, आज के टाइम पर यूनियन गवर्नमेंट ने क्या करा है, जो डीप सी फिशिंग वेसल्स होता है इनका कॉस्ट 80 लाख से 1.3 करोड़ कर दिया है। कौन सी स्कीम के अंडर में किया गया, नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एक ऐसा रेट जहां पर कौन सी बैंक बोरो करती है और कौन सी बैंक यहां पर लेती है, तो इसके बारे में आप ध्यान बता सकते हो। इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अंदर रैंक कौन सी है, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना। जावा गिबॉन ऐसा जानवर है जो कि कहां पर पाया जाता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना। प्लस यहां पर बरीड सनशाइन किसको बोलते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद अगले दिन हमने डिस्कस किया था, इंडिया यूके ने मिलकर साइन किया है फॉरवर्ड एक्शन प्लान ऑन पावर। मतलब यहां पर क्या है, अब देखो इंडिया और यूके के रिलेशन काफी हद तक अच्छे होते जा रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर आप समझ पाओगे भारत और यूके ने फॉरवर्ड एक्शन प्लान को साइन किया कि हम लोग यहां पर क्लीन ट्रांसपोर्ट पे काम करेंगे, ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन को कम से कम किया जाएगा, ये मेन फोकस रखा गया है। तो दोनों कंट्रीज मिलकर काम करने वाली हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। और इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने अनाउंस किया है कि 1.2 बिलियन तक का पैकेज यहां पर खर्चने वाला है पैसा। तो ग्रीन एनर्जी का उत्पादन करने के लिए यहां पर दोनों ने पैक्ट साइन किया था। एक छोटा सा आर्टिकल चर्चा में था।
एक छोटा सा आर्टिकल फिर चर्चा में था, इंडिया क्रोएशिया ने मिलकर अपने दोनों कंट्रीज ने मिलकर हाथ मिलाया है कि दोनों कंट्रीज मिलकर रिसर्च करेंगे ट्रेडिशनल मेडिसिन स्कीम के अंदर, मेडिसिन सिस्टम के अंदर। जो भारत के अंदर आयुर्वेदा सिस्टम है, ये आयुर्वेदा सिस्टम यूरोप में जाएगा और वहां पर मतलब एक तरीके से क्रोएशिया के अंदर रिसर्च और एनालिसिस चलेगा इस आयुर्वेदा सिस्टम के ऊपर। क्रोएशिया कहां पर है, तो यह है इंडिया का मैप। इंडिया के कंपैरिजन में आपको क्रोएशिया यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्रोएशिया को थोड़ा जूम करके देखते हैं तो क्रोएशिया की कैपिटल है ज़ग्रेब, और उसके बाद यहां पे इसकी नेबरिंग कंट्रीज है स्लोवेनिया, हंगरी, सर्बिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। इसके बारे में ध्यान रखना, ये सब मिलाकर पहले युगोस्लाविया हुआ करता था, ठीक है। आपको मालूम होगा युगोस्लाविया टूटा तो 6 अलग अलग कंट्रीज के अंदर टूट गया है। ये 6 कंट्रीज आप लोगों को आसपास दिख रही होंगी। अब यहाँ पर आप कह सकते हो आज के टाइम पर ये जो पैक्ट साइन हुआ है, इससे इंडिया और क्रोएशिया के रिलेशंस काफी हद तक ग्रो होते हुए नजर आएंगे। इसमें क्या होगा, जो आयुर्वेदा सिस्टम है ये क्रोएशिया तक पहुंचाया जाएगा और वहां पर रिसर्च और एनालिसिस चलेगा। इसके बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि भारत एग्री कर चुका है कि भारत $200 मिलियन तक प्रोवाइड करवाएगा किसको, किर्गिस्तान को। और जो ये पैसा है इसको बोला गया है लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब उधारी पे हम लोग पैसा प्रोवाइड करवा रहे हैं और इस पैसे से किर्गिस्तान के अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, मतलब वहां पे विकास किया जाएगा। तो भारत और किर्गिस्तान के रिलेशंस भी काफी हद तक बढ़ते हुए नजर आए हैं पिछले कुछ दिनों में। इसको लेकर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो भारत और किर्गिस्तान के रिलेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले कुछ सालों से रेगुलरली ग्रो हो रहे हैं। फिर उसके बाद एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में। जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है ये किस दिन ऑब्जर्व होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। इसको मैंने काफी डिटेल में समझाया था, मतलब आर्टिकल ज्यादा जबरदस्त नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था चाइना और ताइवान के इशू को लेकर। चाइना ताइवान का इशू हमने डिटेल में समझा था, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिवीजन करवा रहा हूँ। आप लोग को डिटेल में जानना है तो वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। हाल ही में चर्चा में क्यों था, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम होगा आज के टाइम पर क्या हो रहा है। जो चाइना है, चाइना ने क्या करा, ताइवान के कंट्री के ऊपर से अपने प्लेन्स गुजार दिया, अपने फाइटर जेट्स को गुजारा है और ताइवान यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पे आपको ये चाइना देखने को मिलेगा, ये आपको ताइवान देखने को मिलेगा। ताइवान के ऊपर से फाइटर प्लेन्स गुजारे हैं किसने, चाइना ने। तो इसकी वजह से काफ़ी हद तक चर्चा में था। अब अगर हम बात करें चाइना और ताइवान के बैकग्राउंड के बारे में, तो देखो दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन काफ़ी लंबे समय से खराब है, ठीक है। दोनों यहाँ पर कंट्रीज अलग अलग हो गई थी सिविल वॉर के टाइम पर। 1949 में एक सिविल वॉर हुई थी, उस समय पर दोनों कंट्रीज अलग अलग हो गई थी और यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा ताइवान के अंदर चाइना का, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना, जापान जो है, जापान ने पहली बार कंट्रोल करा। देखो ताइवान पहले चाइना का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन एक टाइम था वर्ल्ड वॉर के पहले जापान के पास बहुत ज़्यादा पावर थी। जापान ने ताइवान को कब्जा कर लिया था। ताइवान के ऊपर कब्जा करने के साथ साथ चाइना के बहुत सारी टेरिटरी को कब्जा किया। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को कब्जा लिया था जापान ने। लेकिन वर्ल्ड वॉर में होता क्या है आप लोगों को मालूम होगा, अमेरिका बीच में आता है और अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता है जापान के ऊपर। हिरोशिमा और नागासाकी में वो बॉम्ब्स गिराता है और इसकी वजह से जापान पीछे हट जाता है और ताइवान वापस से चाइना के हाथ में आता है। लेकिन क्या होता है, चाइना के अंदर क्या होता है, माओ जेडोंग निकल कर आते हैं, कम्युनिस्ट सोच वाले लोग ज़्यादा निकल कर आ जाते हैं और कम्युनिस्ट सोच वाले लोग इनके चाइना के प्रीवियस रूलर को मार के भगा देते हैं और वो प्रीवियस रूलर यहाँ पर ताइवान पहुँच जाता है। और ताइवान के अंदर आज के टाइम पर लोग मांग करते हैं, किस चीज़ की मांग करते हैं, कि एक इंडिपेंडेंट ये पूरा का पूरा सोवरेन स्टेट है। ताइवान बोलता है हम एक अलग से कंट्री है, चाइना बोलता है कोई अलग से कंट्री नहीं हो, ताइवान हमारा ही कंट्री का पार्ट है। इस वजह से बहुत सारी कंट्रीज ताइवान को रिकॉग्नाइज करती हैं एज अ सेपरेट कंट्री, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं। भारत की बात करें तो भारत ताइवान को एज अ सॉवरेन स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन हाल ही में कुछ टाइम से भारत और ताइवान के रिलेशंस काफ़ी तक ग्रो होते हुए नजर आएंगे। ये सारे रिलेशंस के अंदर बताया गया है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट आई है 2021 की और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। तो हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट 2021 को और इस रिपोर्ट ने फोकस किया टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज के ऊपर। मतलब कि टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज क्या होता है, पहले तो इसको समझ लो। हमारे लैंड सरफेस पर जितना भी पानी है, सरफेस वाटर हो गया, सॉइल मॉइस्चर हो गया, स्नो, आइस एंड ग्राउंड वाटर, जितनी भी चीज़ें हो गई, ये सब यहाँ पर आप कह सकते हो जो भी पानी नीचे प्रेजेंट है वो सब पानी आप कह सकते हो किसके अंदर है, टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज के अंदर है। लेकिन ये जो पानी है आज के टाइम पर खत्म हो रहा है, ये पानी बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है, ये पानी आज के टाइम पर पोल्यूटेड हो रहा है। तो ये एक कंसर्न वाली बात है, आने वाले टाइम पर लोगों को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप देख पाओगे यहाँ पे बोला गया जो वाटर है आज के टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है सभी लोगों के लिए,
प्लस यहाँ पर पूरे अर्थ पर, पूरे पृथ्वी के ऊपर 0.5% वाटर अवेलेबल है एज अ फ्रेश वाटर, जो कि पीने योग्य है। अदरवाइज सारा पानी पॉल्यूटेड है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे एक कंसर्न वाली बात है, और ये जो पानी है वो लगातार कम हो रहा है। अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज की, पिछले 20 सालों के अंदर हर साल 1 सेंटीमीटर से मतलब कम होता हुआ नजर आया है, डाउन होता हुआ नजर आया है। उसी प्रकार से इंडिया के अंदर भी आप देख पाओगे बहुत सारे एरियाज में 3 सेंटीमीटर हर साल कम हुआ है, प्लस यहाँ पर बहुत सारे एरियाज के अंदर 4 सेंटीमीटर से भी पानी तेजी से कम होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब पानी का संकट बहुत बड़ा आ सकता है आने वाले टाइम पर। साल 2030-31 तक या फिर 2050 तक हम लोग वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा क्या भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है? तो भारत सरकार बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है पानी को कंजर्व करने के लिए। जैसे यहाँ पर अलग अलग इनिशिएटिव देख पाओगे, जल क्रांति अभियान, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, अटल भूजल योजना, ये सारे प्रोग्राम्स भारत सरकार चला रही है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था हाई एम्बिशन एंड कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल को लेकर। ये एक बॉडी है, एक संगठन है जिसको रिसेंटली इंडिया ने ज्वाइन किया है। तो भारत ने यहाँ पर हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल को ज्वाइन कर लिया है, HACL इसको बोलते हैं। ये बॉडी क्या है? तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है। इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप का मतलब यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज की जो सरकारें हैं वो आपस में मिलकर काम करती हैं। इसको लॉन्च किया गया था साल 2019 में, कोस्टा रिका, फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया था। और ये क्या काम करता है? मिलकर यहाँ पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट करते हैं, प्लानट को मैनेज करते हैं। मेन काम इनका यही है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देने का काम है। इस HACL के अंदर लगभग 70 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। अब भारत भी यहाँ पर इसका मेंबर बन चुका है। प्लस यहाँ पर आप देख पाओगे और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स उठाए जाते हैं दुनिया के द्वारा, भारत के द्वारा क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। वो इनिशिएटिव्स कौन कौन से? तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। भारत के इनिशिएटिव के ऊपर फोकस कर सकते हो। भारत के पास यहाँ पर है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, भारत स्टेज 6 एमिशन नॉर्म्स, उजाला स्कीम। यहाँ सब पे हम लोग फोकस करते हैं कि भारत के अंदर पोल्यूशन कम से कम हो। उसके बाद मैंने आप लोगों से एक क्विज पूछा था, आप लोगों को मालूम होगा। यहाँ पे आप लोग बता सकते हो किन 2 कंट्रीज ने मिलकर फॉरवर्ड एक्शन प्लान साइन किया है। युगोस्लाविया टूटकर कितनी कंट्रीज में टूटकर बना था, मैंने आप लोगों को बताया है अभी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान को लॉन्च किया है। उस मास्टर प्लान को क्या बोलते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। इंडिया ने एग्री किया है 200 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट कौन सी कंट्री को दिया है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है। प्लस यहाँ पर स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट किसने रिलीज करी है। हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर, इसको कौन सी कंट्री ने हाल ही में ज्वाइन किया है। नीचे कमेंट सेक्शन में इन सभी का आंसर आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट डे फिर हमने डिस्कस किया था कि GI टैग दिया गया है कुछ पेंटिंग्स को। यहाँ पर आप देख पाओगे ये पेंटिंग्स है जिनको नाम है करूपुर कलमकारी पेंटिंग्स। और उसके बाद यहाँ पर कुछ वुड कार्विंग्स में, वुड कार्विंग्स मतलब यहाँ पर कुछ इस प्रकार की आपको कार्विंग्स देखने को मिलेंगे। इन कार्विंग्स को बोला जाता है कलाकुरिची का वुड कार्विंग्स, ठीक है, मतलब कि नक्काशियां करी गई हैं वुड के ऊपर। तो क्या हुआ है, इन पेंटिंग्स और इन वुड कार्विंग्स को अभी हाल ही में GI टैग मिला है। तो हम लोग को पता करना है ये GI टैग जिन पेंटिंग्स को मिला है ये सब कहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इसके बारे में ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कलाकुरिची ये क्या है, ये है वुड कार्विंग। और उसके बाद जो पेंटिंग है वो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, उस पेंटिंग का नाम है कलमकारी पेंटिंग्स। इन दोनों चीज़ों को GI टैग मिला है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे। पेंटिंग के बारे में बात करेंगे, पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करती है, तंजावुर रीजन से ये पेंटिंग बिलोंग करती है। यहाँ पर इन पेंटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि देवताओं की फोटो, स्वान, फ्लावर, याजी क्या होता है, याजी ये होता है, इसकी ड्राइंग्स वगैरह करी जाती है, पेंटिंग्स बनाई जाती हैं क्लॉथ के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, अम्ब्रेला के ऊपर, इस प्रकार की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। कलमकारी पेंटिंग का बैकग्राउंड बात करें तो कलमकारी पेंटिंग की बात करें तो आप कह सकते हो उसका बैकग्राउंड बहुत पुराना है, बहुत लंबे समय से पेंटिंग्स ये बनाई जा रही हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनको बोला गया ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, बहुत पुराने ज़माने से इसको बनाया जा रहा है। बात करें कलाकुरिची वुड कार्विंग्स की तो यहाँ पर वुड के ऊपर डिज़ाइन बनाया जाता है। और ये वुड कार्विंग्स कहाँ पर बनाई जा रही हैं, तो ये एक तरीके से बनाई जाती है मदुराई रीजन के अंदर। इनको भी हाल ही में GI टैग मिला है। GI टैग क्या होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पर एक यूनिक चीज़ है उसको यहाँ पर GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया जाता है। इस टैग को कौन गवर्न करता है, तो उसके पीछे एक एक्ट है, उस एक्ट के थ्रू यहाँ पर GI टैग को गवर्न किया जाता है। एक्ट का नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। हाँ 1999। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भारत को इनवाइट किया कि भारत यहाँ पर एक पूरा मेंबर बन सकता है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। तो हाल ही में यहाँ पर बोला तो है, लेकिन भारत ने इसका भी कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। भारत आज के टाइम पर इसका मेंबर तो नहीं है, एक फुल टाइम मेंबर तो नहीं है, लेकिन एक एसोसिएट मेंबर है, एक टेम्पररी मेंबर है, लेकिन फुल टाइम मेंबर नहीं है। इसके बारे में ध्यान रखना।
नाउ अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन बन सकता है। आईईए के अंदर टोटल 30 मेंबर्स हैं और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अंदर मेंबर बनने का एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जैसे मान लो भारत को इनवाइट किया, तो भारत के अंदर जो इनका स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है वो 90 दिन का ऑयल भारत के पास होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर इस बॉडी का वो मेंबर बन सकता है। लेकिन करंट टाइम में बात करें तो भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 9.5 डेज का ही ऑयल रिजर्व्स देखने को मिलेगा। ओके, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को फाउंड किया गया था 1974 में, ध्यान रखना इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, हाल ही में G20 मीटिंग हुई थी, G20 समिट हुआ था अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान के अंदर जो भी क्राइसिस चल रहे हैं उसको टैकल करने के लिए G20 समिट हुआ और आप कह सकते हो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कशन किया कि देखो अफगानिस्तान के लिए कहीं ना कहीं एक पैकेज लेकर आना चाहिए और बहुत सारी कंट्रीज ने अफगानिस्तान के लिए फंड्स की बात करी है, हम लोग फंड्स प्रोवाइड करवाएंगे ताकि अफगानिस्तान के अंदर जो भी क्राइसिस हैं वो कम से कम हो सकें। जो G20 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है तो आपको ध्यान रखना है, G7 कंट्रीज प्लस रशिया भी है, प्लस उसके बाद यहाँ पर ये कुछ कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारी कंट्रीज G20 के अंदर आती हैं, इसको आप लोग एक बार रिकॉल कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था आकाशा एयरलाइन के बारे में। तो हाल ही में स्टॉक मार्केट के एकदम बुल बोला जाता है इनको, इन्वेस्टर है राकेश झुनझुनवाला। इन्होंने एक तरीके से यहाँ पर बोला कि आकाश ब्रांड को ये लेके आने वाले हैं, आकाश एयरलाइन ये चलाएंगे। आपको मालूम होगा इनकी आकाश एयरलाइन के लिए जो एक तरीके से एयर एविएशन है, सिविल एविएशन है, उन्होंने एक तरीके से अप्रूवल दे दिया है। अब यहाँ पर ये एयरलाइन चलाने वाले हैं, एक नई एयरलाइन आने वाली है। खास बात क्या है, ये एयरलाइन अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर होने वाला है, मतलब कि बहुत ही सस्ती एयरलाइन होने वाली है। इंडिगो स्पाइस जेट से भी बहुत ज़्यादा सस्ती होगी, यहाँ पर सब कुछ बहुत सस्ता रहने वाला है। इनफैक्ट आप कह सकते हो जो मतलब यहाँ पर क्या होगा, सस्ता होगा तो डेफिनेटली आपको फैसिलिटीज़ भी कम मिलेंगी, फैसिलिटीज़ भी छोटी छोटी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जैसे एक ही बिल्डिंग होगी और भी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो थोड़ी सी लोअर कॉस्ट वाली मिलने वाली हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड पोस्टल डे के बारे में, विश्व डाक दिवस के बारे में डिस्कशन किया था। तो वर्ल्ड पोस्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है 9 अक्टूबर को हर साल, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कटोल मीटेरॉइड के बारे में। अब एक मीटेरॉइड है जो कि ऊपर से गिरा था, लगभग साल 2012 में गिरा था महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर के पास ही यहाँ पर एरिया में वो गिरा था और उसके ऊपर रिसर्च चली आज के टाइम पर। बहुत सारे साइंटिस्ट बताते हैं कि इस मीटेरॉइड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिससे कि हमारी पूरी पृथ्वी बनी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस मीटेरॉइड के ऊपर रिसर्च करके पता लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी किस प्रकार से बनी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कौन सा मीटेरॉइड है, कटोल मीटेरॉइड। पहला क्वेश्चन तो आप लोग का ये होगा कि सर ये मीटेरॉइड, मीटियोर और मीटेराइट होते क्या हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पर मैं आपको इसका डिफरेंस समझाता हूँ। देखो होती ये एक ही चीज़ है, मान लो एक छोटा सा रॉकी पार्टिकल है, एक रॉकी पार्टिकल है, कंकड़ का टुकड़ा है, आप इतना कह सकते हो। अब ये गिरता रहता है नीचे की साइड, जब ये ऊपर स्पेस से नीचे की साइड गिरता है तो इसके नाम बदलते रहते हैं। जब ये स्पेस में रहता है तो इसको मीटियोरॉइड बोलते हैं, लास्ट वाले शब्दों के ऊपर ध्यान देना। जब ये अंतरिक्ष में रहता है तो इसको मीटेरॉइड बोलते हैं। जब गिरना चालू होता है, गिरते गिरते ये हमारी अर्थ हो गई, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है, एंटर करने के बाद इसको मीटियोर बोला जाता है। और जब ये पृथ्वी के सरफेस पर, जब जमीन पर गिर जाता है तो इसको मीटियोराइट बोला जाता है। तो आई होप आप इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये जो मीटियोराइट है इसी वजह से इसको मीटियोराइट बोला क्योंकि जमीन पर गिर चुका था साल 2012 के अंदर। तो कटोल मीटेराइट है, इसके ऊपर रिसर्चेस चल रही हैं और बोला जा रहा है इस कटोल मीटेराइट के अंदर ओलेविन पाया जाता है और ओलेविन अर्थ के अपर मेंटल में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अर्थ कैसे बनी है, तो अर्थ के अंदर आप देख पाओगे क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर देखने को मिलता है, ये तीन चीजें हैं। उसके बाद जो अपर मेंटल है यहाँ पर ओलेविन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यानी पृथ्वी के अंदर आप खुदाई करोगे 670 किलोमीटर तक जैसी खुदाई करोगे ओलेविन भरपूर मात्रा में पाया जाएगा और यही सारी चीजें कटोल मीटेराइट के अंदर भी पाई गई हैं। तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से अर्थ का ओरिजिन हुआ है। ये यहाँ पर फोकस करने आज के टाइम पर सारे साइंटिस्ट। साथ ही साथ बोला गया है इस कटोल मीटेराइट के अंदर ब्रिड मैनाइट भी पाया गया है और ये ब्रिड मैनाइट पृथ्वी के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रिड मैनाइट ये पृथ्वी के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। तो आप कह सकते हो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी कैसे फॉर्म हुई है, इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलने वाली है। नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था EWS कोटा के बारे में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर एक आर्टिकल था। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है किसे, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया हमारी सरकार से कि आप लोगों ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 8 लाख रुपए का इनकम फिक्स कर रखा है, वो कैसे, क्या आपके पास डेटा है, हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाओ। तो हमें आपका छोटा सा आर्टिकल था, आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमारे लिए करंट इशू ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर। तो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको ध्यान रखना है, एक एक चीज मैं बता रहा हूं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कोटा है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू।
2019 में, और अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को, और उसके बाद नए नए यहाँ पर क्लॉजेस लाए गए। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब देखो शेड्यूल्ड कास्ट अलग है, आपको रिजर्वेशन का सिस्टम पता होगा, शेड्यूल्ड कास्ट वाले लोग अलग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले अलग हैं, ओबीसी वाले अलग हैं, बट यहाँ पर इनके अलावा जो लोग बचे हैं और काफ़ी हद तक गरीब हैं, उनके पास अच्छी कंडीशन नहीं है, पैसा अच्छा नहीं है, तो उनको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा मिला है। ये आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। अब बात करें इंपॉर्टेंस की, देखो आज के टाइम पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा आने से इनइक्वालिटी कम हो सकती है, जो लोगों के बीच में भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो कम हो सकता है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कम हो सकता है, लोग जो है पैसों के मामले में जो पिछड़े हुए हैं उनको लाकर हम लोग दूसरे जो लोग हैं उनके साथ हम लोग इक्वली ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन चिंता वाली बात भी है। चिंता वाली बात क्या है, सरकार के पास कोई भी डेटा नहीं है कि कितने लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आ सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास है ही नहीं, और ऐसे यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा लॉन्च कर दिया। तो एक सबसे बड़ा कंसर्न यह है। दूसरा कंसर्न, आपको मालूम होगा इंदिरा साहनी जजमेंट आया था 1992 के अंदर, 9 जज ने मिलकर यहाँ पर जजमेंट दिया था। इन्होंने बोला था जो कोटा होगा कहीं पर भी वो 50% तक आप रिजर्वेशन रख सकते हो, लेकिन 50% तक पहले से सेट था। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी के बीच में 50% तक रिजर्वेशन सेट हो चुका था, लेकिन यहाँ पर 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को और कोटा दिया गया, और ये जो है पहला वाला जो रूल्स एंड रेगुलेशंस था वो ब्रीच हो गया, ये टूट गए। आप कह सकते हो कि ये भी एक कंसर्न देखने को मिलता है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, मतलब कि देखो यहाँ पर एक सुझाव क्या हो सकता है, सुझाव ये हो सकता है कि आप लोग सरकार हमारी क्या कर सकती है, सरकार हमारी किसी को रिजर्वेशन देने से अच्छा यहाँ पर उन लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकती है, क्वालिटी एजुकेशन देने के बाद उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ा सकती है, लोगों को जॉब गिवर बना सकती है, ना जॉब गिवर बना सकती है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे एक तरीके से जॉब गिवर बना सकती है, ना कि जॉब सीकर। तो ये एक फोकस रखा जाता है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद एक आर्टिकल डिस्कस किया था, वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी प्रोजेक्शन किया है, मतलब वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि भारत की इकोनॉमी आने वाले साल में 8.3% से ग्रो होगी। मैंने आप लोगों को बताया था, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई है, प्लस उसके बाद भारत के अंदर वैक्सीनेशन वगैरह को रैंप अप कर दिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि हम लोग आज के टाइम पर, आने वाले टाइम पर हमारी इकोनॉमी ग्रो होती हुई नजर आएगी। वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको बताया, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी के अंदर देखने को मिलेगा। वर्ल्ड बैंक के अंदर आपको 5 इंस्टीट्यूट देखने को मिलते हैं। 5 इंस्टीट्यूट ये हैं पांचों, इसमें से जो 2 इंस्टीट्यूट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, IBRD और ID है। IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ID है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन दोनों को मिलाकर वर्ल्ड बैंक बनता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब इसके रिगार्डिंग एक क्विज है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये करो पर कलमकारी पेंटिंग कहाँ पर बनाई जाती है, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं, नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया G20 समिट के अंदर, किस चीज़ के किस कंट्री के बारे में डिस्कशन हुआ था, नीचे बता सकते हो। राकेश झुनझुनवाला ने लो कॉस्ट एयरलाइन करी है लॉन्च, और उस एयरलाइन का नाम क्या है, नीचे कॉमेंट सेक्शन बता सकते हो। वर्ल्ड पोस्टल डे ऑब्जर्व किया जाता है कौन से दिन पर? अर्थ यहाँ पर बनी है 3 मैंने आपको बता ही दिया को लेयर से, तो वो लेयर्स कौन कौन से नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, यह भी बता सकते हो। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, इसका आंसर भी आप लोग दे सकते हो। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के बारे में। हमने देखा हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, ये रिपोर्ट पब्लिश होती है, इसके अंदर बात करी गई है कि जो क्लाइमेट है वो इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी हद तक क्राइसिस क्रिएट कर सकता है आने वाले टाइम पर। इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है? तो जर्मन वॉच ने पब्लिश किया है। नाम से समझ में आ रहा होगा जर्मन वॉच, तो जर्मनी से पब्लिश होती होगी, बिल्कुल। जर्मन वॉच एक इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जर्मनी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसने लगभग ये 16 इंडेक्स को पब्लिश किया है। मतलब इससे पहले 15 इंडेक्स और पब्लिश हो चुके हैं, ये 16वां इंडेक्स है। और इस इंडेक्स के अंदर बोला है कि आने वाले टाइम पर क्लाइमेट को लेकर बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं, और पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से, बाढ़ की वजह से, आंधी की वजह से, हीट वेव्स की वजह से, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से। और 2021 का इंडेक्स भी इन्होंने अपलोड कर दिया है। 2021 के इंडेक्स में इन्होंने इंडिया की पोजीशन क्या रखी है, ये हमारे लिए मायने रखता है। इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। इंडिया की रैंकिंग अगर हम बात करें, साल 2020 के अंदर 5वीं रैंक पर आता था भारत, लेकिन साल 2021 के अंदर भारत की रैंक 7वीं देखने को मिली है, 7th रैंक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर इंडिया की पोजीशन है, और ये किसकी रैंक है? ये क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की, मतलब भारत के अंदर क्लाइमेट को लेकर कंसर्न के लेकर मतलब आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, अदरवाइज दिक्कतें बहुत सारी हैं। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर पिछले कुछ सालों में बहुत सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत बुरी तरह से हिट हुए हैं, और आप कह सकते हो मई में तो एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन फनी, उसने तो बहुत सारा डिजास्टर क्रिएट किया था। प्लस आज के टाइम पर भारत के अंदर गर्मी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं, जो बर्फ के पहाड़ हैं, वो पिघल रहे हैं, और इससे भी कंसर्न वाली बातें पैदा हो रही हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था एनजीटी के सुओ मोटो पावर्स के बारे में। देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एनजीटी के पास अपनी सुओ मोटो पावर्स हैं। क्वेश्चन ये आता है सुओ मोटो पावर्स क्या होती हैं। सुओ मोटो पावर्स मतलब एनजीटी अपने आप से किसी मुद्दे को उठा सकता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो पावर है, इसका मतलब किसी मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस मुद्दे को अपने आप यहाँ पे उठा सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग सुओ मोटो पावर। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बोला एनजीटी के पास भी ये पावर्स हैं। ऐसा नहीं है कि एनजीटी सारे केस नहीं देख सकता, एनजीटी एक ऐसी बॉडी है जो कि एनवायरमेंट को अच्छे से देखेगा, प्लस उसको लेकर एनजीटी के पास सुओ मोटो पावर है, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला। क्वेश्चन अब यहाँ पर एनजीटी बॉडी से बन सकता है। एनजीटी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसको एनजीटी एक्ट 2010 के अंडर में बनाया गया था। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भारत जैसे यहाँ पर एनजीटी को बनाया भारत ने, इसी के साथ भारत तीसरी कंट्री बन चुका था दुनिया में जिसने एनजीटी जैसी बॉडी को बनाया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इन बॉडीज़ को बनाया था। एनजीटी की बात करें तो एनजीटी एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देने की बात करती है, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर हमारे वातावरण को प्रोटेक्ट करती है, वातावरण को साफ सुथरा रखने में काम करती है। एनजीटी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, प्लस इसके अलग अलग ऑफिस भी हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई के अंदर। इस ट्रिब्यूनल को हेड करता है एक चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन इसका एक हेड होता है, ध्यान रखना। प्लस यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स भी होते हैं, कुछ जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं और कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चैलेंज भी है एनजीटी के अंदर। चैलेंज यह है कि पिछले कुछ सालों के अंदर एनजीटी के अंदर जो भी एक्सपर्ट मेंबर्स हैं इनकी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया था एक नई स्पीशी के बारे में। तो नागालैंड के अंदर एक नई प्रजाति पाई गई है, न्यू किकाडा स्पीशी। तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था। हाल ही में एक प्रजाति है नई, इस टाइप के क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका साइंटिफिक नेम है प्लैटियोमिया कोहिमेंसिस। ठीक है, ये प्रजाति कहाँ से पाई गई है? नागालैंड से पाई गई है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है, साइंटिफिक नेम याद रखना। प्लस यहाँ पर इसकी अपनी खुद की खास बात है। कुछ की खास बात क्या है? यानी पेड़ जो हद से ज़्यादा बढ़ने लगते हैं उसको शेप में लेकर आने का काम करता है, पेड़ की कटाई करती है। प्लस सॉइल के अंदर जो मिट्टी है उसके अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन को पहुँचाती है। तो आप कह सकते हो अगर ये जानवर मर भी जाता है तो मरने के बाद भी यहाँ पर ये जो पेड़ है उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है। तो मतलब ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जानवर देखने को मिलेगा। खतरा क्या है इसको? पहले खतरा जाने से पहले ये भी जान लो कौन कौन से कंट्रीज़ के अंदर ये पाया जाता है। इंडिया, बांग्लादेश के अंदर काफ़ी हद तक पाया जाता है, प्लस चाइना के अंदर भी देखने को मिलती है। खतरा यही है कि आज के टाइम पर पेड़ की कटाई हो रही है, एग्रीकल्चर डैमेज हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे ये प्रजाति भी खत्म होती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है ग्लोबल गर्ल चाइल्डहुड रिपोर्ट 2021। बोला गया गर्ल्स आज के टाइम पर काफ़ी हद तक क्राइसिस में देखने को मिलेंगी, गर्ल्स को सबसे ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलेंगी। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ, इसने यहाँ पर जो एनजीओ है द चिल्ड्रन, इसने रिलीज़ किया इस रिपोर्ट को गर्ल चाइल्ड रिपोर्ट 2021, और इसने बताया आज के टाइम पर जो लड़कियां हैं वो काफ़ी हद तक क्राइसिस में देखने को मिलेंगी। ये रिपोर्ट क्यों पब्लिश करी गई है? ये रिपोर्ट क्यों पब्लिश करी गई है? क्योंकि अभी हाल ही में 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड मनाया गया। तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। साल 2021 का थीम क्या है इस दिन का? तो इसका थीम है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। देखो यहाँ पर बोला गया कि दुनिया भर में चाइल्ड मैरिज इंक्रीज हो रही है, दुनिया भर में बाल विवाह इंक्रीज हुआ है। इंडिया की बात करें वहाँ पर भी काफ़ी तक इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब आप कहोगे दुनिया भर की बात कर रहे हो तो कौन कौन से एरिया यहाँ पर बताए गए हैं? तो एरिया के अंदर अगर हम देखें ईस्ट एशिया, पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और साथ ही साथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर भी जो चाइल्ड मैरिज है वो काफ़ी हद तक तेज़ी से इंक्रीज हुई है। भारत के अंदर पिछले सालों में काफ़ी तेज़ी से चाइल्ड मैरिज इंक्रीज हुई है। लॉकडाउन के अंदर चाइल्ड मैरिज काफ़ी हद तक बढ़ी है। आप देख पाओगे कोरोना का इफेक्ट बहुत बुरा पड़ा है। मध्य प्रदेश के अंदर तो इनफैक्ट एक अलग से डेटा आया है कि यहाँ पर चाइल्ड मैरिज काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आई है। और आने वाले टाइम पर अगर चाइल्ड मैरिज ऐसी चलती रहेगी तो 2030 तक इंडिया के पास 10 मिलियन गर्ल्स होंगी जो कि आज के टाइम पर चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी के अंदर आएंगी। प्लस उसके बाद बहुत सारी गर्ल्स की डेथ हो रही होगी, क्योंकि आज के टाइम पर यह है कि जो चाइल्ड मैरिज हो रहा है उसके बाद यहाँ पर बच्चियों की डेथ भी हो जाती है। एक दुखद खबर है, लेकिन उनकी डेथ भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है उनकी अर्ली स्टेज में प्रेगनेंसी वाली सिचुएशन देखने को मिलती है, इस बेसिस पर बच्चियों की डेथ हो रही है। तो ये आप देख पाओगे काफ़ी हद तक गर्ल क्राइसिस आज के टाइम पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सजेशन है कि सरकार यहाँ पे गर्ल्स की जो आवाज़ें हैं उनके ऊपर काम करे, उनकी आवाज़ को उठाए। जो भी गर्ल्स आवाज़ उठा रही है उनके ऊपर फोकस रखें, जेंडर इक्वालिटी की तरफ काम करो, यानी कि गर्ल और बॉय दोनों के साथ में लेकर चलो। ऐसा नहीं है कि आप लोग बॉय को अच्छा ट्रीट कर रहे हो, जेंडर इक्वालिटी लानी पड़ेगी और चाइल्ड मैरिज को सबसे पहली बात रोकना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो गर्ल्स हैं उनको आप गारंटीड राइट्स प्रोवाइड करवाओ ताकि जो गर्ल्स हैं वो अपने हक अच्छे से यहाँ पर ले सकें, ये आप फोकस रख सकते हो। साथ ही साथ भारत सरकार और भी बहुत सारे इनिशिएटिव चला रही है गर्ल चाइल्ड को रोकने के लिए, जैसे कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट और भी बहुत सारे एक्ट्स यहाँ पर रन करती हुई नजर आएगी।
एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था डिजिटल डिवाइड इन एजुकेशन करके। तो कोरोना की वजह से क्या हुआ है, आज के टाइम पर डिजिटल डिवाइड हो चुका है। जो गरीब बच्चे हैं वो और भी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है उनकी। जो अमीर बच्चे हैं उनको कोई इतना फर्क पड़ा नहीं है, उनके पास सारे ऑनलाइन सोर्सेस आ चुके हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो आज के टाइम पर डिजिटल डिवाइड है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। डिजिटल डिवाइड बात करी गई है टेक्नोलॉजी के माध्यम में। मतलब कि आप देख पाओगे कोरोना से पहले भी यहाँ पर डिजिटल डिवाइड था। मतलब पहले भी बहुत सारी सिनेरियो ऐसे देखने को मिलता था कि यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स के अंदर टॉयलेट्स वगैरह नहीं है। गाँव की बात करी जा रहा हूँ, गांव की बात कर रहा हूं मैं। गांव के अंदर बहुत सारे स्कूल्स जहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे नहीं, तो वहाँ पर डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है। जो बच्चे हैं उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है बाद में, और निकालने के बाद यहाँ पर उनकी शादी कर दी जाती है। ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। और पैंडेमिक के बाद भी यहाँ पर आप देख पाओगे ये और बुरी हालत हो चुकी है। यहाँ पर डिजिटल डिवाइड देखने को मिला एजुकेशन के अंदर डिजिटल डिवाइसेस को लेकर। मतलब कि गरीब बच्चे कहाँ से फ़ोन अफोर्ड करें, गरीब बच्चे कहाँ से लैपटॉप अफोर्ड करें, गरीब बच्चे कहाँ से वाईफाई अफोर्ड करें। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, और अमीर बच्चे इन चीज़ों को अफोर्ड कर पा रहे हैं। इसकी वजह से काफ़ी हद तक यहाँ पर डिसएडवांटेज मिला है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोगों को। और यहाँ पे बच्चों को निकाला गया है स्कूल से, निकालने के बाद उनको काम पे लगाया गया है, चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में डाला गया है। तो ये सारी सिनेरियो आप देख पाओगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी हद तक मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एक आर्टिकल चर्चा में है जो लूखा रिवर है, ये मेघालय के अंदर है। इसको डिटॉक्सिफिकेशन करने की बात की गई है, इसको डिटॉक्सिफाई करने की बात की गई है। मतलब कि इसके अंदर जो मतलब रिवर है मेघालय के अंदर, इसके अंदर जो भी जहरीलापना है उसको निकालने की बात की गई है। और वो कैसे निकाला जाएगा, तो एक मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। उस मेथड का नाम है फाइटो रेमिडिएशन मेथड। फाइटो रेमिडिएशन मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग एक एल्गाई का इस्तेमाल करते हैं, इसमें काई का इस्तेमाल करेंगे। और ये काई क्या करेगा, इस पानी में से जो मेजर जहरीली चीज़ें हैं, मेजर टॉक्सिक कॉन्टेंट है, उसको निकाल देगा। तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना। ये मेघालय के अंदर रिवर है लूखा रिवर, इसके बारे में ध्यान रखना है। लूखा रिवर की बात करें कहाँ पे लोकेटेड है, तो मेघालय के जो ईस्ट जैंतिया हिल्स हैं उसके सदर्न पार्ट में ये लोकेटेड आपको देखने को मिलेगा। ये रिवर कहाँ से निकलती है मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना है इसके बारे में। साथ ही साथ ये जो रिवर है बेसिकली ये पास होती है सोनापुर गांव से निकलते हुए, उसके बाद आसाम की जो बरक वैली है वहां से निकलते हुए जाकर बांग्लादेश में गिर जाती है। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना है। इस रिवर के बारे में, रिवर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बहुत सारे बनते रहते हैं। आई होप गाइज आप लोग को सारे आर्टिकल्स क्लियर हो चुके हैं, आपका रिवीजन प्रॉपर्ली हो चुका है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।